बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले कोविड की तीसरी लहर, दूसरी लहर से ही हम अभी जूझ रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है, डॉक्टर साहिबान का मानना है और माहिरीन का मानना है कि अब अगस्त के आखिरी हफ्ते तक तीसरी लहर भी हिंदुस्तान के अंदर आ सकती है। लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी खतरनाक हो सकती है, यह भी हम जानेंगे, क्योंकि ICMR की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर एक पेशन गोई की गई है या उनकी तरफ से एक इशारा और खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो तीसरी लहर होगी वो दूसरी लहर की तरह सख्त नहीं होगी, क्योंकि दूसरी लहर में न सिर्फ ज़्यादा केसेस कोविड के पॉजिटिव आए हैं, बल्कि जो अमवात शरह है वो भी काफ़ी हाई थी। लेकिन क्योंकि उनका यही मानना है कि अगर मज़ीद म्यूटेशन ना हुई तो पहली लहर की तरह ये तीसरी लहर होगी, और अगर इसमें म्यूटेशन हुई तो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये जो पेशन गोई की गई है ये प्रोफेसर सिमरन पांडा, जो कि ICMR के साथ वाबस्ता है, और माना जा रहा है कि पांडा जो है वो एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ के डिवीज़न के हेड कर रहे हैं ICMR में। लेकिन पूरे मुल्क का उन्होंने खाका खींचा है और उनका मानना है कि रोज़ाना अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के करीब हिंदुस्तान के अंदर पॉजिटिव केसेस दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या होगी? क्या जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की लहर ये होगी जिस तरह से डॉक्टर साहिबान की जानब से, ICMR की जानब से बताया जाता है, या कि फिर यहाँ की सिचुएशन कुछ डिफरेंट है? ये ग्राउंड सिचुएशन जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ है डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि जो ICMR की जानब से ये पेशन गोई की गई है या इस हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही सजेस्ट कर रही हैं कि तीसरी लहर अब अगस्त के महीने तक आ सकती है, यानी अगस्त के एंड तक आ सकती है। तो जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनी सूरत हाल है वो कैसी है, और यहाँ पर तीसरी लहर अगर आ गई तो उसके असरात किस तरह के होंगे? हिलाल साहब, देखो अभी हम सेकेंड वेव में ही है, सेकेंड वेव में ही हम जूझ रहे हैं, और सेकेंड वेव का अभी खात्मा नहीं हुआ है जी। सेकेंड वेव का खात्मा जम्मू कश्मीर के हवाले से तब खत्म होगा जब केसेस की जो मकदार है इट विल कम डाउन टू सिंगल डिजिट। So we are still continuing with the second wave and it has not ended. लेकिन जो आप थर्ड वेव की पेशन गोई की बात कर रहे हो, जो ICMR ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का में इंकशाफ किया है, थर्ड वेव इज इनएविटेबल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब होगी और किस मैग्नीट्यूड की ये थर्ड वेव होगी, वी कैन नॉट बी सर्टन, वी हैव नेवर बी सर्टन अबाउट दैट। क्योंकि अगर आपने देखा होगा थर्ड वेव की जो प्रेडिक्शन थी जो IIT कानपुर ने की थी, इससे पहले उन्होंने बोला था कि जुलाई में शुरू होगी। that was grossly wrong. We are still continuing with the second wave. हालांकि ये IIT कानपुर की जो प्रेडिक्शन थी सेकेंड वेव में स्पॉट ऑन थी, क्योंकि इसकी प्रेडिक्शन थी कि सेकेंड वेव विल बी सिवियर, इट विल गो बियॉन्ड 4 लाख and it will continue for a long time. हालांकि सूत्रा मॉडल जो गवर्नमेंट का मॉडल है, जो मैथमेटिकल मॉडल है, that went wrong, क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि सेकेंड वेव विल बी माइल्ड एंड इट विल एंड इन अप्रैल। बट IIT कानपुर सेकेंड वेव की प्रेडिक्शन उनकी जो स्पॉट ऑन थी, लेकिन उनकी थर्ड वेव की प्रेडिक्शन उसमें चूक हो गई बिकॉज इट नेवर केम इन जुलाई। सो इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बेस्ड ऑन पास्ट पैंडेमिक एक्सपीरियंसेस 1918 में भी थर्ड वेव आ गई जो स्पेनिश फ्लू का था। दीज वेव्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन दैट पैंडेमिक ओनली। 1918 में जो पैंडेमिक था, फर्स्ट वेव जो थी वो बेसिकली माइल्ड थी क्योंकि लॉकडाउन एनफोर्स किया गया था। Second wave that was devastating, the wave we had in India, second wave. लेकिन third wave जो थी वहाँ it was very milder than even the first wave. डॉक्टर साहब चूंकि किताब चलाने के लिए माफ़ चाहूँगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ से जो ये अदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स मुख्तलिफ माहिरीन की जानब से आ रही हैं, क्योंकि इसमें अंदाज़े ये होते हैं, बशर्ते कि इसमें ये मैथमेटिकल मॉडलिंग भी की गई हो और एक अंदाज़ा होता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ये परफेक्ट निकले। लेकिन
जो डॉक्टर साहबान की जानब से या ICMR की जानब से ये बताया जाता है कि जो वैक्सीनेशन का जो उसकी जो रेट है वो कम हो गई है, न सिर्फ इतना बल्कि ईज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन वो भी हो गई हैं, तो उसकी वजह से केसेस बढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये इसमें भी कमी आ जाती। तो क्या आप समझते हैं कि वैक्सीन और ईज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ये मैटर करती है जब डेल्टा वायरस ऑलरेडी लोगों में हो? देखिए हिलाल साहब, ये जो वायरस है डिफरेंट जगहों पे ये डिफरेंटली आ जाता है और डिफरेंट जगहों पे इसने डिफरेंट तरीके से पॉपुलेशन को इफेक्ट किया है जी। अगर आप सेकेंड वेव की बात करोगे तो कश्मीर के हवाले से इट वाज माइल्ड, वी डिडंट हैव दैट डिवास्टेटिंग जो हिंदुस्तान में हमने देखा बाकी रियासतों में। इसीलिए जो जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करोगे, हमने यहाँ पे देखा जो फर्स्ट वेव जो थी उसमें जो ओवरऑल बुजुर्ग लोग थे वो इन्फेक्ट हो गए। सेकेंड वेव में यंगर पीपल गॉट इन्फेक्टेड और काफी हद तक इन दो जो पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन की जो तादाद है काफी हद तक इनमें वैक्सीनेट किया गया। तो ओवरऑल अगर पॉपुलेशन की स्टेट की बात करोगे उसमें जो वैक्सीनेशन की रेट जो है सेकेंड डोज वो अभी ओनली 10% है, लेकिन जो कश्मीर के हवाले से एल्डरली पीपल एंड यंगर पीपल दे हैव एनफ पीपल हैव गॉट वैक्सीनेटेड और सेकेंड वेव में काफी लोग इन्फेक्ट भी हो गए। यहाँ तक कि बच्चों में भी ये इन्फेक्शन पाई गई, क्योंकि बच्चों में जो है माइल्ड इन्फेक्शन होती है और एसिम्टोमेटिक होती है, इसीलिए वो हॉस्पिटलाइज नहीं। हमने यहाँ पे कश्मीर के हवाले से किसी बच्चे को की डेथ नहीं देखी। इसीलिए जो है फर्स्ट वेव में एल्डरली पीपल गॉट इन्फेक्टेड, सेकेंड वेव में यंग पीपल गॉट इन्फेक्टेड और थर्ड वेव में अंदेशा था कि बच्चों में ये ज्यादा आएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिर तक जाना चाहूँगा, इससे पहले भी मुख्तलिफ वायरसेस आए हैं, म्यूटेशन भी हुई है, लेकिन जो कोविड-19 वायरस है इसमें ज़्यादा म्यूटेंट्स हम देख रहे हैं, तो ये म्यूटेशन का सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? तो क्या ये रहती दुनिया तक फिर इंसान को अपने साथ कैरी करना है और इन चीज़ों के साथ लड़ना है, या कि फिर इसका कोई नेचुरल ट्रीटमेंट भी है? देखिए जो ये जो जब तक आपके वैक्सीनेशन जो है काफी मकदार में लोगों में नहीं आएगा तब तक ये जो वायरस है इट विल गो ऑन इन्फेक्टिंग और उसी में म्यूटेंट्स विल गो ऑन इमर्जिंग। और इसीलिए अनवैक्सीनेटेड पीपल आर कॉल्ड एज वेरिएंट फैक्ट्रीज। जब तक आपके जो लोग हैं अनवैक्सीनेटेड रहेंगे तब तक ये जो है म्यूटेंट्स ये इमर्ज होते रहेंगे। लेकिन एक चीज है, देखो डेल्टा वेरिएंट जो है ये जब इमर्ज हो गया उसके बाद कुछ महीनों के बाद इसने जो अपने क्लिनिकल जो वेव जाहिर किए, इसीलिए जो एक और जो हमारे पास डेल्टा प्लस वेरिएंट है, लेकिन उस हिसाब से हमने अभी तक नहीं देखा है। जब तक में कोई और म्यूटेंट इमर्ज हो जाएगा, लेकिन म्यूटेंट जब इमर्ज के बाद इट टेक्स 1 or 2 months फॉर इट टू शो इफेक्ट। इसीलिए मैं कहता हूं अगर थर्ड वेव आएगी भी, अभी वी डोंट हैव एनी वेरिएंट एज ऑफ नाउ कि जो वेरिएंट ऑफ बहुत ज्यादा कंसर्न है जिसकी वजह से थर्ड वेव डेडली हो जाएगी। लेकिन अगर अभी एक कोई इमर्ज होता है कोई डेडली वेरिएंट, इट विल टेक 1 or 2 months फॉर दैट टू शो इफेक्ट। तो अगर आप अगस्त की बात करोगे तो अगस्त तक मुझे नहीं लगता है कोई भी वेरिएंट अगर आज इमर्ज हो जाएगा इट विल शो इफेक्ट इन अगस्त। और बच्चों में अगर ये जो थर्ड वेव है सिर्फ बच्चों में, बिकॉज ओनली चिल्ड्रन हैव बीन लेफ्ट, कि बाकी लोग या तो वैक्सीनेट हो गए हैं या नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से उनमें इम्यूनिटी आ गई है, वी आर लेफ्ट विद चिल्ड्रन। लेकिन हमने चिल्ड्रन में देखा है कि इन्फेक्शन जो है इट इज माइल्ड। पहली वेव में भी हमने देखा, सेकेंड वेव में भी हमने देखा, बच्चों में जो है इन्फेक्शन बहुत माइल्ड तरीके से होती है। इसीलिए मेरी ये प्रेडिक्शन है कि थर्ड वेव विल बी वेरी माइल्ड, इट विल नॉट बी सीवियर अनलेस कि कोई ऐसा वेरिएंट जो आ गया है विच विल बी डेडली, विच वी डू नॉट नो, बिकॉज़ जीनोमिक सीक्वेंसिंग हमें उस हिसाब तक बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी अगर इसमें वी आर ब्लाइंड दैट वे, बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्पेशली इन कश्मीर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। यानी कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ी म्यूटेशन इस वायरस में नजर नहीं आई तो आपका मानना है, और जो ICMR के जो माहिरीन हैं उनका भी यही मानना है कि फिर तीसरी लहर
दूसरी लहर की तरह ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकती है, बल्कि जिस तरह से पहली लहर आई थी उसी के मानंद हो सकती है। उसके असरात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकते हैं। शर्त यह है कि कोई बड़ी तब्दीली जो है इसकी म्यूटेशन को लेकर ना आ जाए। लेकिन इसका मतलब कतई तौर पर यह नहीं कि हम अपने जो SOPs है उसको फॉलो करने में कोई कसर बाकी रखें, क्योंकि SOPs पर अमल करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ जो इसके लिए गाइडलाइंस मुरतब की गई हैं उन पर अमल पैरा होना हर किसी की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, जहां सरकार को अपने लेवल पर इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, मज़ीद इक़दाम लेने की ज़रूरत है और कॉशियस रहने की ज़रूरत है, वहीं पर आम लोगों को भी इस हवाले से एक बड़ी जिम्मेदारी है जो उन पर आयद हो रही है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं अवामी आवाज़ की, और ये अवाम की आवाज़ वही आवाज़ है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानब से एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है। और इस प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ अवाम का फीडबैक जो है वो हासिल किया जाता है, बल्कि अवामी मसाइल के हल के हवाले से भी, या जो लोग समाज में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं, काम करते हैं, उस हवाले से भी उनकी हौसला अफजाई करना इस प्रोग्राम का मकसद है। और आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानब से अवाम की आवाज़ प्रोग्राम जो है उसमें न सिर्फ बच्चों की तालीम पर बात की गई, बल्कि ये भी कहा गया कि बच्चों की तालीम पर इंतज़ामिया की खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। किसानों के हवाले से भी बात हुई है और यही बताया गया कि 30,000 किसानों को तकरीबन 65 करोड़ मालियत के जदीद आलात फराहम किए जाएंगे जो उन्हें अपने खेत खलियानों में ज़रूर काम आएंगे। हालांकि इस तरह के आलात इससे पहले भी दिए जा रहे थे, लेकिन सरकार की जानब से एक बार फिर से कहा जा रहा है कि लगभग इस बार 30,000 किसानों को ये सहूलियात फराहम की जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि 25,000 किसानों को 91 करोड़ मालियत की जो जदीद आपाशी सहूलियात है वो फराहम की जाएगी। यानी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानब से आज के इस प्रोग्राम में कहा गया है। न सिर्फ इतना, ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम में जो ज़रूरी शोबे से वाबस्ता लोग हैं, जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, जो यहाँ के किसान हैं, उनके हवाले से बात हुई है। और यही कहा गया है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने इफ़को कंपनी को न्यू यूरिया प्लांट लगाने की दरख्वास्त भी की गई है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट स्तर पर अब की जा रही है, जिसकी तशरीह आज अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान किया। और उस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की कुलहुम तरक्की मौजूदा जो डिस्पेंशन है या मौजूदा गवर्नर इंतज़ामिया की तरजीहात में शामिल है। नाज़रीन, कोविड भी जारी है और कोविड के पेश नज़र कुछ SOPs मुरतब किए गए हैं और कुछ गाइडलाइंस और कुछ अहकामात भी आ गए हैं। और इन अहकामात के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि संडे मार्केट के अंदर कोई खासी जो गहमा गहमी वो नज़र नहीं आ रही थी। जो मामूल का कामकाज जहाँ पे होता था, आज पूरा बाज़ार काफ़ी मंदा नज़र आ रहा था। एक तरफ लोग ये कहते हैं कि कोविड की वजह से उनकी जेबें खाली हैं और यही वजह है कि अब न कारोबारी कहीं नज़र आते हैं और ना ही ख़रीदार कहीं नज़र आते हैं। और बाज़ ये भी कहते हैं कि सरकार की जानिब से इजाज़त भी नहीं दी गई है संडे मार्केट करने की। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें अलग अलग इस कोविड के अदवार में देखी गई हैं। नतीजा ये है कि आज संडे मार्केट के अंदर इस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी। लोग भी कहते हैं कि कोविड के दौरान कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इन एहतियात के पेश नज़र हर किसी को मास्क का इस्तेमाल करना होगा और जो गवर्नमेंट की जानब से वज़ा करदा गाइडलाइंस है उस पर अमल करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। ईद भी है अपनी जगह, मगर कोविड भी अपनी जगह है, इसलिए बेहतर है हम एहतियात बरतें, मास्क लगाकर चलें, बाजार में भीड़ न जमा करें, बस इतना ही कहना है। तो किस हद तक आपको लग रहा है कि लोग शॉपिंग कर रहे हैं? क्या लोगों के पास पैसा है? नहीं, वो सब खत्म है यहाँ बाजार में, कुछ गहमा गहमी नहीं, इतना नहीं है तो जितना होता था। पैसे ही नहीं, लोगों के बाजार मतलब बिजनेस सारा ठप हो गया, इसलिए मतलब लोग के पैसे भी नहीं। अब ये भी जरूरी है बच्चों के लिए, उनके लिए, इनके लिए करना पड़ता है। आज इतवार है तो इतवार के दिन मौका दिया गया है, दुकानें खुली हुई है, स्ट्रीट मार्केट लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त इस भीड़ भाड़ में लोगों को खास तौर पर कोविड भी नजर में रखना है? कोविड हाँ, जरूरी। अगर भीड़ भाड़ इतनी भी नहीं है जितनी होती थी संडे को या ईद के दिन के मौके पर, फिर भी है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। तो जैसा रश आप हर साल देखते थे ईद पर, इतना नहीं है
जितना होता था। तो क्या क्या मैसेज देंगे आप लोगों को, क्योंकि शॉपिंग कर रहे हैं? शॉपिंग करनी है मगर भीड़ भाड़ जमा नहीं करनी। ये मतलब मुसलमानों के बहुत बड़ा दिन है, इसलिए इसमें ज़रूरी होता है, जैसे कि यहाँ से हमेशा रिवायत रही है कि ईद के दिन बहुत कुछ होता है, खर्च करते थे लोग इधर उधर की, कुर्बानी करते थे, लेकिन वो भी आप नहीं रह गई, वो ताकत भी नहीं रही लोगों में कि वो कुर्बानी कर सकें। इसलिए सबको मेरी अपील है कि चलिए अगली खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम की, क्योंकि मौसम का मिजाज काफ़ी गर्म है, दर्जा हरारत भी काफ़ी ज़्यादा है और हर कोई इंसान अभी पसीना पसीना हो रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात का अंदाज़ा है और उनकी पेशन को यही है कि अगले कुछ यानी 36 घंटों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मौसमी सूरत हाल बदल रही है, यानी मौसम में तब्दीली आ रही है, बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के मुकाबले में साउथ कश्मीर के अंदर ज़्यादा बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है और कश्मीर से भी ज़्यादा जम्मू के अंदर बारिशों के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानब से बाज़ाब्ता पेशन गोई की गई है और इस दौरान कुछ एक इलाकों के लोगों को वार्निंग भी दी गई है कि जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रह रहे हैं, जो ऊंचाइयों पे रह रहे हैं और दरियाओं के किनारों पर रह रहे हैं, उन्हें भी मुतनबह किया गया है कि वो बिल्कुल मोहतात रहे, एक्टिव रहे, क्योंकि यहाँ जो बारिशों के रेले आने का ख़तरा है, यानी फ्लैश फ्लड्स का भी यहाँ पर ख़तरा है, तो इस वजह से कोई जानी या माली नुकसान ना हो जाए, तो इस हवाले से ऐसे लोगों को मुतहरिक रहने के हवाले से पेशन गोई की गई है। अलग अलग जगहों पर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं या डीसीज हैं, उनकी जानब से एडवाइजरीज भी जारी की जा चुकी हैं। लेकिन महकमा मौसमियात का क्या मानना है, क्या यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है हमारे साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे कि महकमा मौसमियात की जानब से जो ये पेशन गोई की गई है और बताया जा रहा है कि अब रवा माह के 19 तारीख से तब्दीली आ सकती है मौसम में, तो क्या पूरी वजाहत के साथ आप बताएं कि तब्दीली किस तरह की होगी और कब तक ये बारिशों का रहने का इम्कान है? खबरें कुछ अलग सी ही गश्त कर रही थी कि लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके से फ्लड्स की खबरें चल रही थी, मगर ये फ्लड्स नहीं है, ये फ्लैश फ्लड्स है। और फ्लैश फ्लड्स जो है इसका कोई ताल्लुक जो है फ्लड्स के साथ नहीं रहता है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए कल हमने डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं सोनम लोटस, उनसे कल हमने राब्ता किया और आखिरकार हमने जाना कि आखिरकार 19 से लेकर 21 तारीख तक जो पेशन गोई मौसम को लेकर की है, खास तौर पर इसका असर जम्मू कश्मीर में कैसा रहेगा, क्योंकि ये अरबियन सी से एक WD जो है वो हिट होगा नॉर्थ इंडिया की ओर, जो तकरीबन 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये सर्कल बना रहेगा, जिससे काफी ज्यादा बारिशें और काफी ज्यादा कह सकते हैं कि आंधी वगैरह चलने की इम्कान है। इस वक्त अगर देखा जाए तो वादी कश्मीर में जो मौसम है वो खुश्क है और काफी ज्यादा गर्मी जो है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। तब्दीली जो है 19 तारीख से है और 19 तारीख को लेकर ये बताया गया है कि इसका इम्पैक्ट जो रहेगा वो कश्मीर में 19 से 20 तारीख तक रहेगा, मगर 21 के बाद यानी 21 तारीख की अगर हम बात करें तो उसका असर सबसे ज्यादा जम्मू डिवीजन में होगा। बहुत तेज हवाएं और साथ साथ तूफान जैसी हवाएं और इसके साथ साथ तेज बारिशों के काफी ज्यादा इम्कानात है। और ये भी बताया गया है कि जो लैंडस्लाइड्स है या अपर रीचेस पर जो लोग रहते हैं वो अभी से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले ले और अभी से ही एहतियात बरते, क्योंकि लैंडस्लाइड्स के भी खतरात है। इरफान बताया ये जा रहा है कि नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के मुकाबले में साउथ कश्मीर के अंदर इन बारिशों की इंटेंसिटी होगी और साथ ही साथ जम्मू के अंदर भी बहुत मौसलाधार बारिशें होंगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर को एक इम्पैक्ट जो है, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो साउथ कश्मीर के साथ रहेगा। और साउथ कश्मीर में भी अगर बात करें तो बहुत ज्यादा खेत खलियान है और फ्लैश फ्लड्स को लेकर अगर बात करें तो जब पानी वहां जमा हो जाता है तो नदी नालों से वो पानी फिर बहता है। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खास तौर पर अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन के इकदामात, यानी अभी से ही जबकि एडवाइजरीज भी जारी की गई है। अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, नदी नालों की बात करें या जितने भी वाटर पाइप्स लगाए गए हैं उनकी साफ सफाई अगर अभी से मुकम्मल तौर पे होगी तो जाहिर सी बात है वाटर लॉकिंग के मनाजिर सामने नहीं आएंगे, सैलाब के खदशात नहीं होंगे। यानी इस वक्त पहले से एडवाइजरी जारी की गई है और अलर्ट भी कई जगहों को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मगर साफ तौर पर यह बात क्लियर हो गई है
कि खुदा न खास्ता जो साल 2014 में मनाजिर फ्लड्स के थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है, जिस बात को क्लियर डायरेक्टर सोनम लोटस ने कर दिया है। यानी यही कह सकते हैं इरफान की मुख्तसर मुद्दत के लिए बारिशें होंगी तो इस तरह से सैलाब का कोई खतरा नहीं है, बल्कि जो फ्लश फ्लड्स हैं वो आ सकते हैं। फिलहाल इरफान बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। यानी लोगों को भी अब खुद मोहतात रहना होगा, क्योंकि मुतल्लिका डीसीज की जानिब से या उसके साथ साथ जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से जो पेशन गोई की गई है उसके मुताबिक फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। और साथ ही साथ लोगों से कहा गया है कि उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बाहर सूरत ज़रूरी है। तो इस वजह से जो शहर के इलाके हैं वहाँ पर भी सड़कों पर पानी जमा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ईद भी है और ईद के पेश नज़र जो कुर्बानी की तकसीम कारी है उसमें किसी हद तक लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियां आ सकती है। तो इस हवाले से जो म्युनिसिपल अमला है उन्हें भी इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक रखा गया है। नाज़रीन, ईद का भी जिक्र आया है और कुर्बानी का जो गोश्त है इसकी तकसीम कारी का भी जिक्र आया है, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की मंडियां हर वक्त ईद उल अजहा के मौके पर सजती थी। न सिर्फ शहर श्रीनगर के अंदर बल्कि ज़िला सदर मकामात पर भी ये मंडियां दिखाई दे रही थी। न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू के जो मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर भी ये मंडियाँ हमेशा सजती थी ईद से पहले, और यहाँ पर कुर्बानी के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं वो इन जानवरों की ख़रीदारी करते थे। काफ़ी खूबसूरत जानवर होते हैं और इस मौके पर जो ख़रीदार है वो ज़्यादातर ऐसे ही जानवरों का इंतखाब करते हैं जो काफ़ी खूबसूरत भी होते हैं। लेकिन इस बार कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास पैसे बहुत कम हैं, जेबें खाली हैं, और नतीजा ये है कि ये जानवर इन मंडियों में दस्तयाब तो हैं लेकिन इनके ख़रीदार यहाँ पर निहायत ही कम हैं। और जो ये माल मवेशी वाले लोग हैं, जो ये शीप्स वाले लोग हैं, उनका मानना है कि उनके पास कोई ख़रीदार ही नहीं आते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। अब अगर कोई ख़रीदार यहाँ पर आता भी है तो उनका मानना है कि यहाँ पर रेट्स जो है वो काफ़ी हाई है और उसको देखने वाला सरकार का कोई भी पुर्जा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। पूंछ के अंदर ये मंडी है और यहाँ के लोग क्या कहते हैं आइए आपकी नज़र करते हैं। पिछले 2 साल से जो लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की बीमारी की वजह से हर आदमी तकरीबन सहमा सा है, तो जो लोग भी यहाँ आते हैं ख़रीदने के लिए इस ग्राउंड में कम से कम 1000 आदमी होता था, आज आपको 10 आदमी भी नहीं दिखेंगे। तो दूसरी बात यह है कि जो इनके रेट्स हैं, लोगों ने ये दूर दराज से भेड़ें खरीद के ये बकरे वगैरह ख़रीद के लाते हैं, तो फिर यहाँ आके जो पीछे से जो 15,000 की चीज़ आती है उसका 40,000, 35,000, 30,000 कर रहे हैं। तो उसमें फिर जो आदमी यानी कि ये इन हालातों में 2-3 सालों में जो लोगों की पोजीशन है आपको पता है, कारोबार भी बंद है, तो सारे सिस्टम बंद रहे, उस वजह से थोड़े परेशान हैं लोग। फिर वो कीमत सुन के वापस ही चले जाते हैं बेचारे। आज देखो लोग कोई भी नहीं है, बस भाई ये व्यापारी बेचने वाले हैं, ख़रीदने वाले तो कम हैं। तो इतना ही मैं कहूँगा डी साहब से कि डी साहब आएँ, इनके साथ नेगोशिएशन हो, कोई टीम मुकर्रर की जाए जिसमें। नाज़रीन, ईद की आमद है लेकिन ईद से पहले ही अलग अलग इलाकों में हाहाकार मचा है। लोग कहते हैं कि बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जो त्राल का सतूरा इलाका है वहाँ के लोगों ने भी आज पुरअमन एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उनका मानना था कि जल शक्ति महकमा यहाँ तनदेही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट भी है लेकिन खस्ताहाली का शिकार है। और न सिर्फ इतना बल्कि अब मकामी नाले से ही पानी सप्लाई किया जा रहा है और वही लोग पीने के लिए मजबूर भी हो गए हैं। तो इस तरह से जहां वो जल शक्ति महकमा के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तो वहीं पर उनका मानना है कि यहाँ पर अस्पताल भी है लेकिन ना ही यहाँ अमला है और ना ही अद्वियात और ना ही एम्बुलेंस। तो इस वजह से यह अस्पताल यहाँ किसी के काम नहीं आता है। प्लांट गई तकरीबन 2-3 वरी बेकार तो प्लांट मज आब पकान कह डायरेक्ट बनान सह आड़ मज आब तथ मज बेमारी केम मूदमित ये जन वो बार बार सरकार मुतालबह कर वह तुंद वसात वन कि गवर्नर साहब इंतजामिया कर अत मुतलिक पूर इंशाल्लाह मदद ताकि रोज गवर्नर साहब।
उधर पोतपेट हंदवारा के मकामी लोगों ने भी इसी तरह की शिकायत की है और मकामी लोग यही कहते हैं कि इलाके में जो नाला बहता है उसी का पानी मकामी आबादी को फराहम किया जाता है। यानी फिल्ट्रेशन प्लांट को सैंक्शन किए हुए कई साल बीत गए, 3 करोड़ रुपए का बड़ा एक रकम भी मकामी लोगों को दिखाया गया, लेकिन उनका मानना है कि न कहीं मज़कूरा फिल्ट्रेशन प्लांट नज़र आ रहा है और ना ही मकामी लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। ये पानी आप खुद भी देख सकते हैं कि इसका रंग कैसा है और लोग कहते हैं कि ये पानी मकामी आबादी के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये 3 करोड़ की स्कीम थी जो पोरूपेट की ये PHE वाटर सप्लाई स्कीम जो बनी हुई है, इसमें सिर्फ पानी नाले पोरू से लिफ्ट किया जा रहा है और लोगों को यही गंदा पानी फराहम किया जा रहा है और लोग यही गंदा पानी पीते हैं। लिहाजा जरूरी नहीं है कोविड से कोई मरे। वैक्सीन भी हमने किया है, यहाँ पर हमारा तकरीबन 97% वैक्सीनेशन हुई है हमारे इस पोरूपेट के इलाके में और लोग मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, SOPs का भी ख्याल रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या लोग इस पानी से नहीं मर सकते हैं? क्या उनको मौलिक बीमारियां नहीं लग सकती हैं? क्या सिर्फ कोविड से ही हमें एहतियात करना है? जब कोविड से हमने जो भी एहतियाती तदाबीर है वो अपनाए हैं, लेकिन जब उनको यही हम गंदा पानी दे देंगे, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो उनका जीवन उनकी जो सेहत है वो ठीक रहेगी? चलिए, आपने देखा कि ज़रूरी नहीं कि कोई कोविड से ही मरे, कोई गंदा पानी पीने से भी या नासाफ पानी पीने से भी बीमार हो सकता है और फिर वो बीमारी उसके मरने की मौजब बन सकती है। ये यहाँ के लोग यानी हंदवारा के लोग कह रहे थे। लेकिन करालचक शोपियां के लोग क्या कह रहे हैं? उनका मानना है कि इलाके में ना ही साफ पानी है और ना ही बिजली का कोई शेड्यूल है और ना ही चलने के लिए कोई सड़क। गर्ज उनका मानना है कि बुनियादी सहूलियात से ही वो महरूम है और जो इंतज़ामिया है वो इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटीज़ मकामी लोगों को होनी चाहिए सरकार की जानिब से वो इस इलाके में नज़र नहीं आ रही हैं। मसला ये कोच आज बो 10-15 वरी त्रुमुत थोड़ा क्या था टाइम फ्लावर तथ पे कर कोई मरम्मत तो मरम्मत। दोम ड्रेन सिस्टम आब गंद आब नान सह सोरे खुदा दिन मलेरिया खतरा कह सफाई तम कर यह नाल वसान खुदा दिन नूत सह बदबू कहर। त्रुम यह खसान वुडर सड़क यथ बड़ अहम जरूरत मगर कह तवज्जो तथ दिन। हत लट प्लान हत लट कोर क्या हत लट अमिक एहलकार मगर गो न कहें। त्रुम पावर अलबत्ता न पोल तो न तार तीज जाय दोस मुझ 3 रेत छान युथे पावर वो तुथ छान युथे पावर वो तुथ छान। मेहरबानी कर अत दी तवज्जो। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।